वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमने फर्स्ट लेक्चर में जीआईओसी के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओवरलैपिंग के बारे में किया था, और फिर कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, फिर बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वो सब चीज़ें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर ली थी। लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। कैसा है हाइब्रिडाइजेशन? एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट्स एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, द ऑर्बिटल ऑफ द एटम्स हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। मतलब और जो एटम होता है उसके वो ऑर्बिटल जिनके है ना जो एनर्जी है ना सेम सी होती है, सिमिलर सी होती है, वो इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, फिर अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स इन इक्वल नंबर हैविंग सिमिलर शेप, साइज एंड एनर्जी, राइट। It's a hypothetical concept. The orbital of the atoms having almost similar energy intermix, redistribute their energy and form new orbitals in equal number having similar shape, size and energy. For example, अगर एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में क्या है कि इनकी जो एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। ये एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और इंटरमिक्स करेंगे एक दूसरे के साथ और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, है ना, इक्वल नंबर में बनाएंगे। इक्वल नंबर का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, एक एस है और तीन पी है, तो चार ऑर्बिटल यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बनने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ना वो कितने रहेंगे, वो भी चार ही रहेंगे ना। चार sp3 ऑर्बिटल बनेंगे, उनकी क्या रहेगी, एनर्जी, शेप एंड साइज ये कैसी रहेगी, सिमिलर रहेगी चारों की, ठीक है। ये क्या रहेगी, चारों की सिमिलर रहेगी, ठीक है। तो और दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड, जो ऑर्बिटल नए बने हैं ना, न्यू ऑर्बिटल, वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। और ये जो पूरा फिनोमिना होता है ना भाई, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी वाले इंटरमिक्स होंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी को, नए ऑर्बिटल बनाएंगे इक्वल नंबर में जिनकी शेप, साइड एंड है ना एनर्जी सेम होगी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है ये क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि चार हाइब्रिड है, चार sp3 ऑर्बिटल बने हैं ना। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज करो एक s और दो p ऑर्बिटल जब आपस में हाइब्रिड अपने इंटरमिक्स होकर नए ऑर्बिटल बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, तो ये जो है ना sp2 ऑर्बिटल बनेंगे, कितने, तीन बनेंगे। यहाँ पे कितने, तीन ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इससे है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। अब ये जो तीनों ऑर्बिटल होंगे इनका जो 3D में अगर कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट हो रहेगा एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में, किसी ना किसी एंगल पे तो ये अरेंज रहेंगे। तो ये कोशिश करते हैं कि ना ये इस प्रकार से अरेंज रहे कि इनके बीच में जो रिपल्शन है ना वो मिनिमम हो। These hybrid orbital are oriented in a space in a such a way that these feel minimum repulsion, right? जैसे ये ना, अब ये हमें पता है कि जो फिर इसकी जो जब है ना जो ये ऑर्बिटल्स रहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिस तरह से ये अरेंज होते हैं स्पेस में 3D में, उसी अकॉर्डिंग फिर हमें उसके ना स्ट्रक्चर निकल के आती है। जैसे कि ना ये है ना तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 डिग्री के एंगल पे है ना एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में अरेंज रहते हैं, जैसे इस प्रकार से रहेंगे। ये है ना तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ठीक है। तो ये अरेंज कैसे है एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में, है ना 120 डिग्री के, इनके बीच का जो ये एंगल है वो कैसा है, 120 डिग्री है। और फिर इसी से है ना ये जो शेप निकल के आई है ना, हम जो बात करते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो 3D अरेंजमेंट होता है स्पेस में, इसी से फिर वो शेप निकल के आती है। अगर है ना टेट्राहेड्रल में बात करते हैं तो ये कितने एंगल पे रहती है, 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल्स पे है ना चार है ना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज रहते हैं स्पेस में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शेप डिसाइड होती है ना मॉलिक्यूल की भी। अब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है कि डजंट फॉर्म पाई बॉन्ड, जनरली नहीं करते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या है, बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बेंजाइन बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है।
C6H6 में से जब 2H और निकाल दिए जाए तो C6H4 हो गया ना। ये क्या होता है, बेंजाइन होता है। अब इसमें देखो ये ना एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है और एक ये है, ये दोनों ओवरलैप करके है ना ये बॉन्ड बना लेंगे, है ना, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ना, कैसे बना है, और ये जो sp2 ये पाई बॉन्ड बना कैसे है, ये पाई बॉन्ड बना है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। एक यहाँ पे देख रहे हो कि ये जस्ट है ना एक फॉर्मेशन का प्रोसीजर है कि बेंजाइन कैसे बनते हैं ना। तो दो है ना ग्रुप्स लगे रहते हैं, एक तो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाता है, एक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है ना साथ, उसे तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज, है ना। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, है ना, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है वो इलेक्ट्रोफ्यूज हो गया। और जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया तो उस पर कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, न्यूक्लियस पे, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफ्यूज बोलेंगे। ठीक है, देखो ये sp2 ओवरलैपिंग कौन सी ओवरलैपिंग से ये वाला पाई बॉन्ड बन रहा है, ये sp2 ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बेंजाइन, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसा है ना ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन में और में हैव सेम और ए डिफरेंट एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो है ना ऑर्बिटल्स है ना हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, वो क्या हो सकता है, सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है ना। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया हुआ n-1d है और यहाँ पे है ना n-d ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे तो n डिफरेंट है इस d ऑर्बिटल का और यहाँ पे n सेम है सबका, है ना। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल है ना, इनकी लीनियर मिक्सिंग हो रही है। अब ये कितने, दो ऑर्बिटल है ना, एक s और एक p है। तो ये नया जो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बनाएंगे, इंटरमिक्स से sp बनाएंगे और इनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ना। अब ये जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, इनका जो 3D अरेंजमेंट रहेगा एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में, कि एक दूसरे के साथ है ना मिनिमम रिपल्शन फील करे, है ना। तो है ना ये इस प्रकार से एक दूसरे 3D में अरेंज रहेंगे, है ना। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 180 डिग्री एंगल रहेगा। तो जब है ना किसी भी मॉलिक्यूल का अगर किसी भी जो कोई भी सेंटर रहता है, अगर किसी भी एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में अगर sp रहेगा, तो उसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा उसके जिससे भी वो जुड़ा रहेगा जिन भी एटम्स से, तो उसके साथ है ना 180 डिग्री का एंगल रहेगा। क्योंकि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, उनका जो 3D में अरेंजमेंट कैसा है, 180 डिग्री है। तो इस प्रकार से ना उस मॉलिक्यूल में है ना फिर वो शेप डिसाइड करी जाती है। ठीक है, अगर एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल और एक ये p ऑर्बिटल, हमें पता है कि तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या है कि परपेंडिकुलर रहते हैं। तो देख भी सकते हो ये एक इस एक्सिस पे है ये p ऑर्बिटल और एक ये इस एक्सिस पे है, तो दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब इंटरमिक्स होंगे, कितने 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे लीनियर मिक्सिंग से। तो है ना जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इनकी संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब ये देखो 3 हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, है ना। इनकी शेप, साइज और एनर्जी तीनों की इक्वल है, लेकिन इनका जो 3D में जब इनको अरेंजमेंट देखा जाता है, किसी न किसी एक बॉन्ड एंगल पर अरेंज रहते हैं, तो ये जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं ना, वो इस प्रकार से 3D में अरेंज रहते हैं कि एक दूसरे के साथ है ना मिनिमम रिपल्शन फील करें। और इनके बीच में ना रेस्पेक्टिव में अगर देखा जाए तो बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 120 डिग्री रहता है। और फिर अगर किसी भी जैसे इस प्रकार की शेप बना लेंगे ये, तो ये जो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। और ये स्ट्रक्चर कैसे रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, इस स्ट्रक्चर को बोल देंगे हम। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, नेचर कैसा होता है उनका, मोनोसेंट्रिक रहते हैं। मोनोसेंट्रिक का मतलब हो गया कि ना इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसमें ना एक ही जो एलिमेंट रहता है ना, एक ही एटम रहता है, एक एलिमेंट के जो है ना उसके जो ऑर्बिटल्स है
है ना, जो सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है वो इंटरमिक्स करके है ना नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये एक ही सेंटर पे ये पूरा प्रोसीजर होता है, एक ही सेंटर के ऑर्बिटल्स के बीच में। तो ये कैसा प्रोसीजर है? मोनोसेंट्रिक प्रोसीजर है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं? ये मोनोसेंट्रिक होते हैं ना, ठीक है। जैसे मेटल में देखते हैं, मेटल जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो मेटल के ऑर्बिटल्स रहते हैं ना वो ही अपनी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करके नए है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन किसका बताते हैं? मेटल का ही बताते हैं, तो वो मोनोसेंट्रिक है, ठीक है। अब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, अगर है ना कार्बन की हमें वैलेंसी पता है कि टेट्रा वैलेंसी होती है, ठीक है। तो अगर कार्बन की चारों वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड से अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होएगा वो कैसा रहेगा? sp3 रहेगा। अगर कार्बन के ना कार्बन से एक भी अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, जो भी अन्य एटम्स है उसकी एक भी वैलेंसी अगर डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है एक वैलेंसी, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अगर कार्बन की वैलेंसी है ना अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, है ना, तो उसका उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और एक कार्बन है ये, और ये ना दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड ये और एक डबल बॉन्ड ये, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो भी कैसा हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब इसको अगर है ना वैसे एक्सप्लेन करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ना जो जैसे ये कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p2 होता है, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाले हो गए, ये तो ये वाले है ना हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये 2s ऑर्बिटल हो गया और ये 2p2 ऑर्बिटल हो गया। ये कैसी है? कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इसकी जो एक्साइटेड स्टेट रहेगी, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ना इससे 2p में चला जाएगा, ठीक है। तो ये s और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। अब हमें पता है कि कभी भी ये जो तीन ऑर्बिटल्स रहेंगे ना ये तो बना लेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, है ना। अगर मान लो सपोज करो कि अगर कोई एग्जाम्पल के साथ अगर कोई भी है ना ग्रुप आता है ना, तो तीन ग्रुप आते हैं ना, तो जैसे एक ग्रुप ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये तो बना लिए कौन सा, है ना, पाई बॉन्ड बना लिए, वो सिग्मा बॉन्ड बना लिए। और एक ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो ये पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये तो है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कभी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता नहीं है एक्सेप्ट बेंजाइन। और ये जो p ऑर्बिटल में जो ये इलेक्ट्रॉन रहेगा ये इस एक ग्रुप के साथ कैसा बना लेगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ये आगे और एग्जांपल से समझ लेंगे। अब जैसे है ना ये अगर एक एग्जांपल है तो इसमें ना ये वाला जो कार्बन है वो एक ही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इससे एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp2 होएगा। इस वाले का भी सेम है, एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड है, तो इसका भी sp2 रहेगा। अगर इसका देखा जाए तो दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा। नेक्स्ट अगर है C3O2 है ना, कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड की स्ट्रक्चर क्या होती है? C3O2 है ना, तो इस वाले कार्बन से भी दो पाई बॉन्ड जुड़े हुए, इस वाले कार्बन से भी दो पाई बॉन्ड जुड़े हैं, मतलब दो डबल बॉन्ड जुड़े हैं ना, और इससे भी दो डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं ना। इसकी वैलेंसी भी ना दो डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है तो इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन होएगा, इसका भी sp होएगा और इसका भी sp होएगा। अगर कार्बन सब ऑक्साइड बनते कैसे हैं? तो ये है ना डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसकी जब रिएक्शन है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट से करवाई जाती है ना, P2O या PPA है ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहते हैं, इसे बोलते हैं पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, PPA की फुल फॉर्म है, और P2O5। जब इनके साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये C3O2 है ना कार्बन सब ऑक्साइड बन जाता है।
नेक्स्ट आती है, अब हाइब्रिडाइजेशन को हम है ना निकालेंगे कैसे, है ना। हियर वी विल आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एन फॉर द सेंट्रल एटम इन द गिवन मॉलिक्यूल और आयन। यहाँ पे है ना एन की वैल्यू निकालेंगे, है ना। जो भी सेंट्रल एटम है और जो आयन है ना मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम है ना मॉलिक्यूल और आयन में, उसके लिए एन की वैल्यू निकालेंगे। और एन होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी आता है और लोन पेयर भी आता है। मतलब एन क्या, जैसे अगर अमोनिया का हम एग्जाम्पल लेते हैं ये, ठीक है, ये अमोनिया का एग्जाम्पल लेते हैं, तो है ना नंबर, इसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 और ये एक लोन पेयर हो गया। तो 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो हम क्या निकालते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं। अगर एग्जाम्पल दूसरा H2O का लेते हैं, तो ये H2O मॉलिक्यूल होता है। तो अगर इसके चारों ओर है ना 2 तो बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो एन की वैल्यू 4 हो गई और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो क्या निकालते हैं हम, एन की वैल्यू निकालते हैं। और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या आता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू 2, है ना। n इज इक्वल टू अगर 2 होएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होएगा। n इज इक्वल टू 2 पे हाइब्रिडाइजेशन sp होएगा। n इज इक्वल टू 3 पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होएगा। n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगा। इस प्रकार से अब एक चीज आप देख रहे हो, 2 n इज इक्वल टू 2 है, तो वहां पे देखो एक s और एक p ऑर्बिटल है ना। तो 2 ऑर्बिटल ही है ना यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर। n इज इक्वल टू 3 का मतलब हो गया एक s और 2 p ऑर्बिटल, है ना। तो टोटल कितने हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। यहाँ पे कैसे बन रहा है ये, अगर देखिए एक s और एक p ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, एक s है और एक p है, अगर इसको वैसे खोल के देखें, एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके sp ऑर्बिटल बना रहे, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 2 ही होगी, ठीक है। तो अगर किसी सेंट्रल एटम का अगर है ना, जैसे कि कोई भी है ना सेंट्रल एटम है, जैसे कि अगर m है, तो इसके चारों इसके जो अराउंड है ना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रहेंगे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो कितने रहेंगे, sp इसका हाइब्रिडाइजेशन n इज इक्वल टू 2 है ना, सपोज कर रहे हैं, तो एक इधर होगा एक इधर होगा। तो इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट भी हमें पता है कि जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में 180 डिग्री में रहते हैं, ठीक है। तो एक s ऑर्बिटल ऐसे और ऐसे अरेंज हो जाएगा। तो जब n इज इक्वल टू 2 है ना, तो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक s और एक p ऑर्बिटल, है ना, हाइब्रिडाइजेशन करके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और उन बनने वाले sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और हम ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, है ना, यही तो है ये। अब ये है ना, जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ना, या तो ये बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर किसी में हो सकता है कि लोन पेयर भी हो। जैसे इस वाले अमोनिया वाले केस में था कि है ना 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ना sp3। देखो एक s और 3 p मिलके कितने बनाएंगे, इनकी संख्या कितनी होगी, 4। मतलब है ना, जो सेंट्रल एटम है ना, ये नाइट्रोजन, इसकी चारों ओर है ना 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये तो किसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ली है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इन 3 में तो क्या हो गई, sp3s है ना, ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन ये चौथा है, ये है ना क्या कर रहा है, लोन पेयर कंटेनिंग कर रहा है। ये तो है, तो ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही, ठीक है। लेकिन ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इसके पास लोन पेयर है। अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 1s और 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके अब कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 3 sp2 ऑर्बिटल बनाएंगे। और ये 3 sp2 ऑर्बिटल, इनकी शेप हमें पता है कि एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में कैसे 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज रहते हैं। इसी प्रकार से एक s और 3 p ऑर्बिटल होके ना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। sp3 में 3 p जुड़ रहे हैं, एक s जुड़ रहा है, तो उसका नाम क्या रखेंगे, sp3। और इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या 4 होगी। और ये जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, इनका ना 3D में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट रहेगा एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में, तो वो कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा। इस प्रकार से ये अरेंज रहेंगे। और इनके बीच में जो एंगल रहेगा ना, वो 109 डिग्री 28 मिनट का होएगा।
अब जब है ना ये हाइब्रिडाइजेशन आता है जिसमें एक S 3 P और एक D है ना आपस में है ना इंटरेक्ट करके है ना sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 5 बनाएंगे, इसलिए तो n इज इक्वल टू 5 होएगा इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। इनकी संख्या 5 रहेगी। अब इनका जो अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, इनका अरेंजमेंट दो तरीके से पॉसिबल है। या तो है ना 5 ऑर्बिटल्स का ये सेंट्रल एटम हो गया, ये तो ट्राइगोनल हो गया, और इस पे एक ऊपर और एक नीचे है ना, इस प्रकार की जो शेप होती है ना उसे बाइपायरामिडल कहते हैं। एक जो प्लेन के ऊपर अगर लिगेंड का देना, या फिर मतलब कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का होना, या फिर एक प्लेन के नीचे होना। अगर प्लेन के ऊपर रहेगा तो एक पायरामिड, प्लेन के नीचे भी है तो दोनों साइड पायरामिड है ना, तो इसे इस शेप को बोल देंगे ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। एक और शेप पॉसिबल है इसकी, पांच जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनका अरेंजमेंट एक और पॉसिबल है कि मिनिमम रिपल्शन कंडीशन क्या है, मिनिमम रिपल्शन हो ऐसा अरेंजमेंट हो, है ना। तो ये यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज हो और एक प्लेन के ऊपर हो, तो इसे ये तो अगर चारों है ना एक ही प्लेन में हो तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना, उसे तो स्क्वायर शेप बोलेंगे। और ये एक प्लेन के ऊपर जा रहा है तो इसे बोल देंगे स्क्वायर पायरामिडल, ये इसे बोल देंगे। अगर n इज इक्वल टू 6 की बात आती है ना, n इज इक्वल टू 6 की बात आती है तो इसका मतलब है एक S 3 P और 2 D, है ना, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। कितने ये इनकी संख्या, एक और प्लस 3 4 और ये 5 6, तो ये sp3d2 ऑर्बिटल बनाएंगे। इनकी संख्या कितनी होगी, 6 होंगी, ठीक है, 6 बनाएंगे। अब ये जैसे सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर अगर हमें क्या अरेंज करना है, 6 है ना, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज करना है, तो 4 तो स्क्वायर प्लेनर में हो जाएंगे, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। इसे है ना वैसे तो देखा जाए तो ये कैसी स्क्वायर बाइपायरामिडल है ना, लेकिन इसका फिर स्पेसिफिक नाम रख दिया ऑक्टाहेड्रल। इसका स्क्वायर बाइपायरामिडल है, एक स्क्वायर शेप है, एक है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल ऊपर जा रहा है प्लेन के, एक नीचे जा रहा है, लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम क्या रख दिया, ऑक्टाहेड्रल, जिसको है ना सिंपल OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है, उसका एब्रीवेशन क्या है, एब्रीवेशन मतलब जो शॉर्ट सिंबल होता है ना वो होता है OH है, ठीक है। अगर है ना अगर n इज इक्वल टू 7 है ना, तो हमें पता है कि s ऑर्बिटल तो मैक्सिमम एक ही होता है, सबको पता है। p ऑर्बिटल कितने होते हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं, तो बाकी बचे हुए कौन से d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो 3 d ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो अब इनकी देखो 1 और 3 4 और 5 6 7 है ना, तो कितने 7 हो गए, 7 बनेंगे। कौन से बनेंगे, sp3d3 है ना, sp3d3 ये ऑर्बिटल बनेंगे। कितने इनकी संख्या होगी 7। अब इनका जो p3d3 जो ऑर्बिटल है इनका स्पेशियल अरेंजमेंट है ना, स्पेशियल अरेंजमेंट बोलते हैं, जो 3D का जो अरेंजमेंट होता है ना, स्पेशियल अरेंजमेंट है ना, वो कैसा होगा, तो वो होगा पेंटागोनल, है ना, मतलब 5 तो प्लेन में रहेंगे, ये सेंट्रल एटम हो गया, ये 5 ऑर्बिटल्स तो प्लेन में रहेंगे, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, तो ये कैसा हो गया, पेंटागोनल बाइपायरामिडल, पायरामिडल। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ना इनके बीच में एंगल 72 डिग्री का रहेगा, और जो प्लेन के ऊपर है और जो प्लेन के नीचे है वो तो 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे जो प्लेन वालों से, है ना, ठीक है। इसी प्रकार अगर इसमें देखा जाए तो इसमें तो सभी है ना एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। और अगर टीपीपी में देखा जाए तो ये जो प्लेन वाले हैं ना ये तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 120 डिग्री के एंगल पे रहेंगे, और जो ये प्लेन के ऊपर और ये नीचे है प्लेन वालों के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। अरेंजमेंट इस टाइप का होना चाहिए कि जो मिनिमम रिपल्शन फील करे, और जो स्टडीज से पता चला है कि वो इस टाइप से है ना अरेंज रहते हैं। इनकी है ना एक्सपेरिमेंटल जो स्टडीज के बाद में ना फिर ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब जैसे n कैसे निकालेंगे ये बात आ जाती है ना, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस, क्योंकि हमेशा है ना हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, ऑक्टेट कंप्लीट एट द एंड क्या होता है कि जो एटम है उसको है ना ऑक्टेट कंप्लीट करके अपनी स्टेबिलिटी गेन करनी होती है ना, और ऑक्टेट का कंप्लीट कौन से वैलेंस शेल में ही होएगा। तो नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ ए यूनिवैलेंट एटम और ए ग्रुप प्लस माइनस चार्ज, ठीक है।
डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया n का फॉर्मूला हो गया। n निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ ए यूनिवेलेंट एटम और ए ग्रुप प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया n निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब यूनिवेलेंट एटम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है ना यूनिवेलेंट एटम होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है वो जुड़ती है एन की वैल्यू कैलकुलेट करने में और प्लस माइनस चार्ज। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं SO4-2, तो जो सल्फर है, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन फैमिली से है ना, ऑक्सीजन फैमिली से, तो इसके है ना वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें यूनिवेलेंट एटम कोई है नहीं, प्लस है ना -2 चार्ज है, तो जो माइनस में होता है ना चार्ज वो तो जुड़ता है और जो प्लस वाला चार्ज होता है वो माइनस होता है। डिवाइडेड बाई 2 +2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। n की वैल्यू 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो गया। अगर हम ये देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का देखें तो है ना जो बोरोन फैमिली है ना उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इसका जो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1 होता है। तो ये वाला वैलेंस ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। तो 2s2 और 2p2 वाले जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना वो कैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो कार्बन फैमिली है भाई, जो पीरियोडिक टेबल जो फॉर्म हुई है वो किस बेसिस पे फॉर्म हुई है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसी बेसिस पे है ना। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है कि सिमिलर रहती है ना। ये 5 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन फैमिली में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑक्सीजन फैमिली में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p4, तो ये ना 2s2 और 2p4 इलेक्ट्रॉन है ना, ns2 और प्लस np इलेक्ट्रॉन्स है ना, ns इलेक्ट्रॉन और np इलेक्ट्रॉन मिलके क्या होते हैं इनमें, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये हेलोजन फैमिली में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये जो इनर्ट गैसेस है इनमें है ना ये 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैलेंस शेल में, ठीक है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का देखें, नेक्स्ट है PO4, नाइट्रोजन फैमिली से वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, यूनिवेलेंट एटम है नहीं, +3 डिवाइडेड बाई 2, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर XCO3F2 देखे वैलेंस शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन प्लस और है ना यूनिवेलेंट 2 यूनिवेलेंट एटम चार्ज है नहीं, डिवाइडेड बाई 2, 8 2 10/2 तो 5 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। 5 का मतलब हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है ICl2- है ना, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के, 2 यूनिवेलेंट एटम हो गए क्लोरीन, क्लोराइड एक चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, 5 हो गया। 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है I3- है ना, एक इसकी स्ट्रक्चर ऐसे कर सकते हैं II2- है ना, एक तो आयोडीन है ना सेंट्रल एटम है और 2 ये कैसे यूनिवेलेंट एटम है, ठीक है ना। तो अगर है ना इसके वैलेंस शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है प्लस 2 यूनिवेलेंट एटम, -1 चार्ज जुड़ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 7 है, 2 9 और 1 10, 10/2 कितना 5, तो 5 का मतलब हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर यही ये एग्जांपल रहता I3+ रहता तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I2+, है ना। तो यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 यूनिवेलेंट एटम, प्लस का चार्ज क्या होता है माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 8/2 हो गया, 8/2 मतलब 4 हो गया ना। तो II2- इसका जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है XCO2F4, तो ये 8 हो गया, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन और 4 यूनिवेलेंट एटम प्लस 0 क्योंकि चार्ज है नहीं, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। XCO6- है ना, तो 8 तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्लस 4 चार्ज का जुड़ जाएगा, यूनिवेलेंट एटम है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है ना ऑर्सेनिक O3- नाना पापा, ये ना नाइट्रोजन फैमिली का है, तो 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, इसके यूनिवेलेंट एटम कोई है नहीं और ये चार्ज का +1 जुड़ जाएगा,
तो ये कितना आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है Xcf माइनस F5-1, तो 8 तो इसके वैलेंस शेल में प्लस 5 यूनिवेलेंट एटम प्लस 1 चार्ज का, तो ये कितना 8 14, 14 का कितना हो गया 7, 7 का मतलब हो गया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ClO2 माइनस है ना, क्लोरीन के साथ प्लस यूनिवेलेंट एटम है नहीं, चार्ज का जुड़ गया, तो ये कितना आया 4, तो 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Xcf5 की अगर बात करते हो तो 8 + 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, 12/2 6, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। NO3 माइनस की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, यूनिवेलेंट एटम है नहीं, चार्ज का जुड़ जाएगा, और ये कितना आ गया 3 आ गया, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। NO2 प्लस की बात करते हैं तो 5 - 1, क्योंकि प्लस का चार्ज है तो माइनस होएगा, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बोनेट है, अगर इन्हीं एग्जांपल्स को हम इधर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, 14वां एग्जांपल है कार्बोनेट CO3-2, ठीक है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, n निकाल रहे हैं ना हम, और यूनिवेलेंट एटम है नहीं, चार्ज +2 जुड़ जाएगा, 2 चार्ज डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 4 + 2 6, 6/2 तो 3 आ गया, 3 का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। तो कार्बोनेट का जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया sp2 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15वां एग्जाम्पल क्या है, ClO3 माइनस, ClO3 माइनस है ना, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 ये चार्ज का जुड़ जाएगा, यूनिवेलेंट एटम कोई है नहीं, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। टेलीरियम TeCl4 माइनस, तो ये ऑक्सीजन फैमिली का है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 ये यूनिवेलेंट एटम प्लस, एक सेकंड कितना है -2 चार्ज है ना, तो ये 2 चार्ज का जुड़ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 6 4 10, 10 और 2 12, 12/2 6, 6 का मतलब हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है Xcf4, नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है Xcf4, Xcf2 है, ओके Xcf2 है ना, तो इसके वैलेंस शेल में 8 और ये 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना 5, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ClO4 माइनस, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 चार्ज का जुड़ गया, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3। नाइनटीन एग्जाम्पल है IBr2 प्लस है ना, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 यूनिवेलेंट एटम -1 चार्ज डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 8, 8/2 4 है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया sp3 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है SOCl2, तो इसका यही देख लेते हैं, सल्फर है ऑक्सीजन फैमिली का, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 यूनिवेलेंट एटम है, तो डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। SOCl2 की बात करते हैं तो 6 हो गया, यूनिवेलेंट एटम 2 डिवाइडेड बाई 2, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। I3 प्लस का हमने पहले देखा ही था, Xcf4 में 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसमें X में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ये जुड़े और फिर -1 चार्ज हो गया, तो 8 और 3 11, 11 में से 2 1 गया, तो 10, 10/2 5, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। SO4 में 6 तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 4 यूनिवेलेंट एटम डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 6 4 10, 10/2 5, 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन।
तो इस प्रकार से है ना n की वैल्यू कैलकुलेट करके हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। लेकिन है ना ऑड इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती है जिनमें है ना ऑड इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, जो n की वैल्यू में है ना, जो यहाँ जो ऊपर है ना ये ऑड इलेक्ट्रॉन आता है ना, ऑड टोटल कैसा आता है, सबका ऑड आता है। तो उस कंडीशन में ना ये ऊपर वाला जो रूल होता है ना ये फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल इसका क्या है, NO2 है। Na2 में ना नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है और यूनिवेलेंट एटम है नहीं, चार्ज है नहीं, तो ये n की वैल्यू निकालेंगे 2.5 आएगी है ना। तो जो कि कैसे डिसाइड करें, यहाँ पे जैसे NO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो कैसा है, sp2 है और शेप कैसी है, वी शेप है। तो हमें है ना ये एग्जाम्पल ध्यान ही रखना है। NO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है नाइट्रोजन का, और ये कैसा रहता है, वी शेप में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंस है ना ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना ये NO2, तो ये कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होएगा, एंड है ना एज ए फ्री रेडिकल भी ये बिहेव करेगी NO2। अब NO2 की टेंडेंसी क्या होती है कि डाइमराइजेशन में ना, डाइमराइजेशन की टेंडेंसी होती है, तो दो NO2 मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज होकर N2O4 बना लेंगे। जो एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन बन गया और ये N2O4 हो गया। जो है ना जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं ना। लेकिन है ना एक एक्सेप्शन है, ये तो बाकी सारे फ्री रेडिकल तो है ना sp2 हाइब्रिड और ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। जो CF3 जो फ्री रेडिकल रहता है ना उसका जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो जो शेप कैसी हो जाएगी, पायरामिडल हो जाएगी, जस्ट लाइक अमोनिया। ठीक है, ये पायरामिडल शेप हो गई। ठीक है, टाइप 3 का क्या आता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, अगर हमें ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ हो तब हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो तब वहाँ हम n कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड बॉन्डेड विद द गिवन एटम है ना, नंबर ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो देख लेंगे। नंबर ऑफ ए लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑन ए गिवन एटम, मतलब लोन पेयर हो लेकिन वो कैसा हो, लोकलाइज्ड हो है ना, तो वो लोकलाइज्ड लोन पेयर को जोड़ लेंगे, प्लस टोटल नंबर ऑफ ए काउंटेबल डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑन द गिवन एटम। कैसे निकाला n, पहले तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ना, टोटल सिग्मा बॉन्ड है ना, टोटल सिग्मा बॉन्ड ऑफ ए सेंट्रल एटम, प्लस है ना लोकलाइज्ड जो लोन पेयर है ना, जो भी एटम है दिया हुआ है उस पे लोन पेयर होना चाहिए, वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। प्लस है ना डीलोकलाइज्ड है ना, डीलोकलाइज काउंटेबल है ना, काउंटेबल काउंटेबल जो एलपी है ना वो है ना, डी लोकलाइज्ड वाले एलपी तो सारे जोड़ लिए जाएंगे, और जो डीलोकलाइजेशन में है ना लोन पेयर, उसमें पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये है ना काउंटेबल है हमारे या फिर नहीं है। ठीक है, अगर अब है ना जैसे है ना काउंटेबल लोन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कौन सा होगा ना, ये तो है ना डीलोकलाइज्ड को बता रखा है ना, ये वाला साइन भाई ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है। और अगर कोई लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं हो रहा है, ये वाला सिंबल बता रहा है लोकलाइज्ड को यहाँ पे ना, जैसे है ना ये वाला लोन पेयर ये इधर गया और ये पाई बॉन्ड के साथ है तो ये डीलोकलाइज है। लेकिन एक तो डीलोकलाइज हो गया, लेकिन दोनों लोन पेयर तो डीलोकलाइज नहीं होंगे, तो ये कैसा लोन पेयर हो जाएगा, ये लोकलाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ये देखते हैं तो इसमें ना ये वाला जो लोन पेयर है वो दोनों साइड डीलोकलाइज्ड रहेगा, ये डीलोकलाइज्ड रहेगा। लेकिन अगर एक ही एटम पे दो लोन पेयर है ना तो एक तो है ना डीलोकलाइज्ड हो सकता है, लेकिन एक तो फिर है ना लोकलाइज्ड ही रहेगा। तो ये वाला कैसा है, लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, इसमें भी डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, अगर है ना डबल बॉन्ड से कोई जुड़ा हुआ है ना, अगर कोई एटम है तो उसका जो लोन पेयर रहेगा वो कैसा रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज के कारण भी है तो वो भी कैसा रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा। मतलब डबल बॉन्ड से अगर कोई भी एटम जुड़ा है तो उसका जो लोन पेयर रहेगा ना वो कैसा रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा। एलपी ऑन अनसेचुरेटेड जो एटम रहेगा ना विल बी लोकलाइज्ड है ना। लोन पेयर किस पे, अनसेचुरेटेड एटम है, ये कैसा अनसेचुरेटेड एटम है, ये भी अनसेचुरेटेड एटम है, तो इस पे जो भी लोन पेयर रहेगा ना वो कैसा रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा। नेक्स्ट अगर और काउंटेबल और नॉन काउंटेबल में देखा जाता है कि अगर किसी से एरोमेटिसिटी वगैरह इस तरह की प्रॉपर्टी आ रही है ना मॉलिक्यूल में तो वो तो नॉन काउंटेबल रहेगा, और अदरवाइज जो लोन पेयर जो डिलोकलाइज्ड है वो काउंटेबल हो सकता है। देखो यहाँ पे बता रखा है आल लोकलाइज्ड जो लोन पेयर होते हैं ना वो तो काउंटेबल रहेंगे, लोकलाइज्ड है तो वो तो सारे ही काउंटेबल है। जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है ना
मे बी काउंटेबल हो सकता है और नहीं हो सकता। द नॉन काउंटेबल जो डिलोकलाइज लोन पेयर होते हैं ना, नॉन काउंटेबल जिन्हें हमें काउंट नहीं करना है, अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे नॉन काउंटेबल को, तो रिमेनिंग कैसे हो जाएंगे, हमारे काउंटेबल हो जाएंगे। अगर किसी भी है ना लोन पेयर के डिलोकलाइजेशन से अगर एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टीज है ना अगर अराइज हो रही है मॉलिक्यूल में, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन काउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर चार्ज बिकम्स, अगर है ना किसी डिलोकलाइजेशन से, जैसे कि नेगेटिव चार्ज है, अगर इसका डिलोकलाइजेशन हो रहा है तो ये मोर स्टेबल हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि ये वाला जो लोन पेयर है ना इसका ये कैसा हो जाएगा, नॉन काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। अब है ना जो नॉन काउंटेबल जो डिलोकलाइज्ड जो लोन पेयर होते हैं ना, वो है ना अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में रहते हैं ना। नॉन काउंटेबल जो रहते हैं ना, जो नॉन काउंटेबल डिलोकलाइज्ड लोन पेयर रहते हैं ना, वो कौन से ऑर्बिटल में रहते हैं, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में रहते हैं। क्योंकि अगर हाइब्रिड पी ऑर्बिटल में रहते हैं ना, तो वो क्या है, जो एन है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं ना, तो वो है ना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या ही तो निकालनी है सेंट्रल एटम के चारों ओर। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उतना ही उसका हाइब्रिडाइजेशन होएगा। तो अगर हम नॉन काउंट कर रहे हैं ना डिलोकलाइज लोन पेयर को, तो वो कौन से ऑर्बिटल में रहेगा, वो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में रहेगा। लोकलाइज्ड लोन पेयर एंड काउंटेबल डिलोकलाइज्ड लोन पेयर लाइज इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब जो लोकलाइज्ड लोन पेयर है और जो काउंट हो रहे हैं ना हमारे, है ना काउंटेबल डिलोकलाइज लोन पेयर, वो सिंपल सी बात है, हमें किस में होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये नाइट्रोजन है ना, ठीक है, तो इससे जुड़े हुए है ना सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3। ठीक है, तो इसका एन निकालने के लिए, और ये जो लोन पेयर है ये तो कैसा है, नॉन काउंटेबल है, क्योंकि एरोमेटिसिटी अराइज होती है। तो इसके लिए एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर ये नाइट्रोजन लेते तो 1 और 2 है ना, और ये कैसा है, काउंटेबल है, क्योंकि ये डिलोकलाइजेशन में तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अगर ये ऑक्सीजन की बात करते हैं तो दो तो है ना सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, एक है ना डिलोकलाइज्ड और नॉन काउंटेबल है ना, ये डिलोकलाइज्ड भी और नॉन काउंटेबल है। ये वाला लोन पे लोकलाइज्ड है तो काउंटेबल है। अब डिलोकलाइज्ड नॉन काउंटेबल ये वाला कौन से ऑर्बिटल में, ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में है ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया, n इज इक्वल टू 3 हो गया। 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस वाली ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी बात करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 तो सिग्मा बॉन्ड है। एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। ये जो लोन पेयर है कैसा है, डिलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है ना, लोकलाइज्ड है, काउंटेबल है। तो कितना हो गया, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट अगर इस वाले ऑक्सीजन पे देखें तो ये एक लोन पेयर तो क्या होगा कि ना एरोमेटिसिटी अराइज करने में यूज आ जाएगा, तो डिलोकलाइज्ड और नॉन काउंटेबल हो जाएगा। और अगर है ना इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं, देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं। और ये कैसा है, लोकलाइज्ड और काउंटेबल है ही, लोकलाइज्ड वाले तो काउंटेबल ही होंगे। तो ये हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब इस वाले जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp2 हो गया। अगर इस नाइट्रोजन का देखें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 है ना, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। और ये जो लोन पेयर है कैसा, लोकलाइज्ड है, तो n इज इक्वल टू 3 हो गया। 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा है, sp2 है। अगर इस कार्बन का देखते हैं तो इससे देखो 2 तो सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए, और ये जो लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है, तो +1। तो इसमें 3 आ गए। 3 का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ये ना, इस वाले कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो यहाँ पे ये क्या है, CH2 माइनस है ना, CH2, और इसके ऊपर ये ऐसे है CH2 माइनस। ठीक है, तो ये लोन पेयर तो कैसा है, डिलोकलाइज्ड है और नॉन काउंटेबल है। ठीक है, तो इस पे जुड़े हुए जो है ना सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला हो गया और 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से। तो n इज इक्वल टू कितना, 3 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले कार्बन में देखेंगे तो ये लोन पेयर तो कैसा है, डिलोकलाइज्ड है, नॉन काउंटेबल है। तो यहाँ पे क्या है, CH2 है ना। ठीक है, तो ये इस पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, n इज इक्वल टू 3 हो गया। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इस वाले कार्बन एटम का।
देखो यहाँ पे है ना, ये इधर डीलोकलाइज्ड है, मतलब लोन पेयर तो कैसा है, नॉन काउंटेबल है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, CH2 CH है ना, दो तो तीन सिग्मा बॉन्ड है। तीन सिग्मा बॉन्ड कैसे है, देखो ये स्ट्रक्चर है इसकी, यहाँ पे ये CH है और ये इस पे माइनस है, तो एक तो हाइड्रोजन के साथ और ये दो सिग्मा बॉन्ड ये रिंग वाले हो गए, तो N इज इक्वल टू 3 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया इस कार्बन का, sp2 हो गया। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, एक तो है ना ये डीलोकलाइजेशन में नहीं, अगर इससे एरोमेटिसिटी अराइज नहीं हो रही है ना, एरोमेटिस डीलोकलाइज्ड है लेकिन एरोमेटिसिटी वगैरह स्टेबलाइजेशन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं है ना, एरोमेटिसिटी वगैरह अराइज नहीं हो रही है, तो इसका जो हाइब्रिड है ये ना काउंटेबल हो जाएगा, ये वाला लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है, काउंटेबल होएगा। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक ये हाइड्रोजन के साथ, तो दो तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक है ना लोकलाइज्ड काउंट है ना लोन पेयर हो गया, और एक डीलोकलाइज्ड काउंटेबल लोन पेयर हो गया, तो N इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इस ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया वो sp3 आया है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल ये इसकी बात करते हैं, कार्बन है, कार्बन से जुड़े हुए सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, एक है ना, एक सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो चार्ज है ना ये लोन पेयर कैसा है, काउंटेबल है, क्योंकि अनसेचुरेटेड एटम पे, तो N इज इक्वल टू कितना, 2 हो गया, 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp है। अगर इस वाले की बात करते हैं तो इससे जुड़े हुए सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, एक दो तीन है ना, दो सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। और ये जो लोन पेयर है ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड नहीं है, ये लोकलाइज्ड है, तो N इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, 3 का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 13, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है लेकिन ये काउंटेबल है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए, दो तो हाइड्रोजन के साथ और एक रिंग के साथ, और +1 काउंटेबल है ना, तो 4 हो गया, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 है, और ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है, तो N इज इक्वल टू 3, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक है, और जो लोन पेयर की बात हो रही है तो लोन पेयर कितना है, लोकलाइज्ड है ना, तो कितना है, 1 है, तो 2 हो गया, 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। H2 में बात आती है ना, H2 का जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो कितना होता है, 104 डिग्री 5 मिनट, ये होता है H2O का बॉन्ड एंगल। H2O का बॉन्ड एंगल का मतलब ये हो गया कि है ना, जो ये वाले जो बॉन्ड है ना, जो इनमें क्या होता है कि sp4 करेक्टर ज्यादा आ गया। यहाँ पे ये बता रखा है कि जैसे H2O है ना, तो ये जो है ना, ये बॉन्ड एंगल है ना, ये कितना है, 10 डिग्री 5 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल अगर टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल देखे तो कितना होता है, 109 डिग्री और है ना 109 डिग्री लगभग कुछ मिनट होता है ना, ठीक है। लेकिन ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंगल क्या होता है कि बॉन्ड एंगल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस करेक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि परसेंट एस करेक्टर है ना, इन वाले बॉन्ड में है ना डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब परसेंट एस करेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज होने का मतलब है कि परसेंट जो पी करेक्टर है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं इस बॉन्ड एंगल वाले में ना, तो इनमें जो है ना बॉन्ड पेयर है ना, तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp4 टाइप में चला जाएगा, और जो ये लोन पेयर वाले जो ऑर्बिटल है ना इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो ये रिपल्शन रहेगा ना, LPVP रिपल्शन, इसके कारण क्या होगा कि बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक ऐसे भी दिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल ये है Si S3N है ना, ये एक है एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सिलिकॉन का है ना, नहीं सॉरी नाइट्रोजन का है ना, जो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना वो कैसा होता है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि है ना देखो इसका इसका जो वेकेंट है ना,
इसमें ना बैक बॉन्डिंग हो जाती है। बैक बॉन्डिंग होने से क्या होती है कि जो इनकी शेप होती है ना, वो ऑलमोस्ट है ना, जैसे कि नाइट्रोजन का नहीं रहेगा, सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा इसमें, नॉट नाइट्रोजन का। इसमें है ना, इस सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा। इसको एक बार है ना, बैक बॉन्डिंग के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है ना। इसमें सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा, तो इसमें देखो एक तो ये, एक बार इसको देख लेते हैं एग्जांपल से आगे। बैक बॉन्डिंग वाले में इस एग्जांपल को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। होता है फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द गिवन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। अब है ना, इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो इससे जुड़े हुए सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, एक, दो और तीन, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। और लोन पेयर कितना हो गया, लोन पेयर के साथ है ना लोकलाइज्ड है, क्योंकि अनसेचुरेटेड एटम है, तो एक ही हो गया है ना, +1, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया। 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेम इस केस में देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, n इज इक्वल टू 4 हो गया। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गया ना, लोन पेयर है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ पे अगर इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है, क्योंकि अनसेचुरेटेड एटम पे है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस फॉस्फोरस का निकालते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4, और है ना लोन पेयर वगैरह कुछ है नहीं, तो 4 हो गया, n इज इक्वल टू 4 हो गया। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि इसकी फॉर्मूला लिखने में, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, यहाँ पे आएगा ये 3 है ना, तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है, जो कि है ना, इसमें है ना नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा ना, 3d ऑर्बिटल में, तो इसमें 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग होगी। तो इस नाइट्रोजन का ये जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बैक बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। तो ये कैसी इसकी शेप ऑलमोस्ट है ना, है ना ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की ये शेप हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि कंफ्यूजन हो गया था, यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ था इस कारण से, है ना। तो यह नाइट्रोजन का ये हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है। नेक्स्ट है, अब जैसे है ना इस वाले सल्फर का हमें ना हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो इससे जुड़े हुए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, लोन पेयर वगैरह कुछ है नहीं, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज लोन पेयर प्लस डिलोकलाइज काउंटेबल लोन पेयर, इस तरह से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इस p का निकालते हैं फॉस्फोरस का, तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और है ना जो बाकी लोन पेयर वगैरह कुछ है नहीं, तो 4 का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अगर ये वाला सल्फर है ना, इस वाले सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालने, तो सिग्मा बॉन्ड कितने 4 है ना, तो 4 का मतलब क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जब हम इस सल्फर का निकालते हैं, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, देखो ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, और बाकी बचे हुए कैसे है, लोन पेयर है, जो कि कैसे लोकलाइज्ड है, क्योंकि अनसेचुरेटेड, ये सल्फर कैसा है, अनसेचुरेटेड है, तो ये इनका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो कैसा हो गया, 1+3 के साथ है ना, इनका भी 4 हो गया, n इज इक्वल टू, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सिमिलरली इस सल्फर का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब एक है ना ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि वाटर लाइक कोई मॉलिक्यूल है ना, Ab2 है, हैविंग है ना परसेंट p करेक्टर इन Ab बॉन्ड, है ना, जो वाटर लाइक मॉलिक्यूल है, वाटर लाइक मॉलिक्यूल का मतलब हो गया ये, है ना, ठीक है।
है ना। जो इसमें है ना परसेंट पी करेक्टर कितने हैं इस बॉन्ड में, परसेंट पी करेक्टर 80% है। किसी भी बॉन्ड में है ना परसेंट पी और परसेंट एस करेक्टर का जो टोटल होता है ना वो कितना होता है, 100% होता है। परसेंट एस और परसेंट पी का जो टोटल होता है किसी भी एक बॉन्ड में वो कितना होता है, 100% होता है। तो मतलब 80% पी करेक्टर है तो जो परसेंट एस करेक्टर रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। देन कैलकुलेट परसेंट पी करेक्टर इन द ऑर्बिटल्स हैविंग लोन पेयर। वाटर लाइक मॉलिक्यूल है तो ये इस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें परसेंट एस करेक्टर कितने होंगे, इसमें परसेंट पी करेक्टर कितने होंगे। तो हमें पता है कि कोई भी है ना एटम, सेंट्रल एटम रहता है तो उसके जो चारों ऑर्बिटल्स का जो परसेंट एस करेक्टर का जो टोटल रहता है, टोटल परसेंट एस करेक्टर कितने रहते हैं, 100% रहते हैं, ठीक है। तो इस वाले बॉन्ड में 20% हो गए, इस वाले बॉन्ड में परसेंट एस करेक्टर कितने हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे, ठीक है। तो 40% जो परसेंट एस करेक्टर है वो तो किस में हो गए, बॉन्ड पेयर में हो गए। परसेंट एक्स करेक्टर 40% है ना। अब 100 में से 40% माइनस किया तो जो 60% है ना परसेंट एस करेक्टर किस में है, परसेंट एस करेक्टर जो 60% है वो किस में है, लोन पेयर्स में है। तो इस वाले में है ना परसेंट, दोनों में दो लोन पेयर है हमारे पास, तो दोनों में है ना इसमें 30% परसेंट एस करेक्टर हो जाएंगे और इस वाले में भी है ना 30% परसेंट एस करेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर है ना, अब हमें पता है कि एक इंडिविजुअल जो भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा उसमें परसेंट एस और परसेंट पी करेक्टर का जो टोटल होगा ना कितना होगा, 100% होगा। तो ये 30% हो गया, तो ये कितना रह जाएगा, ये 70% रह जाएंगे। तो परसेंट पी करेक्टर का आंसर, ये जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जो परसेंट पी करेक्टर होंगे लोन पेयर में वो कितना रहेंगे, 70% उसका आंसर हो जाएगा। अब अगर देखो इस टाइप की अगर कोई कंडीशन बनती है, ये वाली कोई कंडीशन बन रही है जिसमें परसेंट एस करेक्टर कितना है, 80% है और परसेंट पी करेक्टर, परसेंट एस करेक्टर 20% है, परसेंट पी करेक्टर 80% है। तो इनका रेशो देखा जाए तो 1:4 का रेशो हो गया। तो इस टाइप के से जो है ना अगर इतना अगर करेक्टर रहता है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp4 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देखो किसी भी जो ऑर्बिटल है ना उसमें ना एस और पी करेक्टर का जो टोटल रहता है ना वो 1 रहता है। अब ऑर्बिटल में लोन की कोई भी ऑर्बिटल हो है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो है ना, परसेंट एस और परसेंट पी करेक्टर का जो टोटल रहेगा ना वो क्या रहेगा, 100% रहेगा। मतलब परसेंट एस करेक्टर और परसेंट पी करेक्टर का टोटल रहेगा वो कितना रहेगा, 100% रहेगा किसी भी ऑर्बिटल के लिए। अब ये सेंट्रल एटम है और ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। सम ऑफ द परसेंट एस करेक्टर इन ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर ए गिवन सेंट्रल एटम क्या रहेगा, 100% रहेगा। ये अगर कोई सेंट्रल एटम है तो इसके जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना उसमें जो परसेंट एस करेक्टर का जो टोटल रहेगा सबका वो कैसा रहेगा, 100% रहेगा। जैसे इसमें है ना 10% है परसेंट एस, या फिर इसमें है ना 40% परसेंट एस करेक्टर है ना, अगर परसेंट एस करेक्टर इस वाले ऑर्बिटल में भी है ना 40% है परसेंट एस करेक्टर, ठीक है। तो इस वाले ऑर्बिटल के हम निकाल सकते हैं कितने होंगे, क्योंकि 40 + 40 2 के दे दिए, तीनों का टोटल हमें पता है कि तीन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम से जुड़े हुए ना, तो तीनों का टोटल हमें 100 पता है, तो है ना 2 का दिया हुआ है, तो इसका अगर 100 में से दोनों का टोटल 40 + 40 माइनस करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, परसेंट एस करेक्टर 20% आ जाएंगे। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक अमोनिया लाइक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अमोनिया लाइक मॉलिक्यूल मतलब ये हो गया अमोनिया लाइक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अमोनिया लाइक मॉलिक्यूल है ए, कोई अमोनिया लाइक मॉलिक्यूल है ए बी। अमोनिया लाइक मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एग्जैक्ट तो हमें बताएंगे लेकिन पायरामिडल शेप है, ठीक है। परसेंट एस करेक्टर इन ए बी बॉन्ड, इस वाले जो ए बी बॉन्ड है इसमें परसेंट एस करेक्टर कितने हैं, 22% है, ठीक है। परसेंट एस करेक्टर कितने हैं, 22% है, ठीक है। देन फाइंड आउट द परसेंट पी करेक्टर, इस वाले में ना परसेंट पी करेक्टर हमें निकालने हैं। तो अगर 3 बॉन्ड है ना ए बी बॉन्ड, तो तीनों में परसेंट एक्स करेक्टर का टोटल कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, है ना। 22, इसमें भी 22% हो जाएंगे परसेंट एक्स करेक्टर, इसमें भी 22 हो जाएंगे परसेंट एक्स करेक्टर, ठीक है।
इसमें भी 22, तो तीनों का टोटल कितना आ गया परसेंट एस करेक्टर का बॉन्ड पेयर में 66% आ गया। तो इस वाले में जो परसेंट एस करेक्टर रिमेनिंग 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34% आ जाएगा। ठीक है, और किसी भी एक ऑर्बिटल में अगर ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये वाला एक है ना ऑर्बिटल हो गया है ना, तो इसमें परसेंट एस प्लस परसेंट पी का टोटल कितना रहेगा, 100 रहेगा। परसेंट एस प्लस परसेंट पी इज इक्वल टू 100 रहेगा। तो परसेंट पी करेक्टर कितना हो जाएगा, 100 में से अगर है ना वो माइनस करेंगे 34, तो ये कितना आ जाएगा, 66% आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 66% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड विच इज आइसो स्ट्रक्चरल ऑफ अमोनिया, है ना, अमोनिया का आइसो स्ट्रक्चरल है, बॉन्ड हैज बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ठीक है, कैलकुलेट परसेंट पी करेक्टर इन इट्स लोन पेयर। बॉन्ड एंगल कितना बता रहा है, 90 डिग्री बता रहा है। तो अगर है ना हम एक फॉर्मूला होता है कोस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, कोस 90 डिग्री एस अपॉन एस माइनस वन है ना। तो कोस 90 की वैल्यू तो 0 हो गई, तो 0 इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 0 है ना, मतलब उस वाले जो बॉन्ड है ना उसमें है ना जो एस करेक्टर रहेंगे ना वो कितना रहेंगे, 0% रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट पी करेक्टर इन इट्स लोन पेयर। ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, अब AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अब इन AB बॉन्ड में है ना परसेंट एस करेक्टर क्या है, तीनों में है ना 0% है ना। ठीक है, तो इसमें 0% 0% 0%, तो इसमें जो परसेंट एस करेक्टर कितना रहेगा। अब टोटल तो जो सेंट्रल एटम है ना उसमें जो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल लगे हुए उनमें टोटल एस करेक्टर कितना रहेगा, 100% रहेगा। तो अब इन तीनों में तो बॉन्ड पेयर्स में तो 0 हो गया, तो इस लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में उसी में जो परसेंट एस करेक्टर 100% हो जाएंगे। और किसी भी एक ऑर्बिटल में परसेंट एस और परसेंट पी करेक्टर का टोटल कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे फिर पी करेक्टर कितने रहेंगे, इस वाले लोन पेयर वाले ऑर्बिटल के 0% रहेंगे। तो इस टाइप का मॉलिक्यूल क्या होता है कि इन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन है ना कंसिडर नहीं किया जाता। और सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कहलाते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, मतलब रियल एग्जिस्टेंस इनकी नहीं होती है ना। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो कैसे कंसीडर हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग है ऑर्बिटल्स की। अब यहाँ पे ना ना तो एस का मिक्सिंग हो रही है ना पी की मिक्सिंग हो रही है, कुछ करेक्टर एस के होंगे कुछ करेक्टर ए की ऑर्बिटल में पी के होंगे, तब वो इंटरमिक्सिंग कहलाएगी। तो इंटरमिक्सिंग तो हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है ना हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट कंसिडर, एंड ये टाइप के मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो ये है ना इस टाइप का ये एग्जाम्पल हो गया ड्रैगो मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट है हियर हाइब्रिडाइजेशन इज आइडेंटिफाइड बाय द हेल्प, अगर हमें बॉन्ड एंगल दिया हुआ हो तो अगर हमें उससे हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन आई है ना, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन cos थीटा है ना। तो इसको है ना आई को कैसे लिख देंगे, एस पी आई है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर हो गया है ना। तो जितना ये आई निकल के आएगा ना कैलकुलेट होके, अगर उसको यहाँ पे पी के ऊपर रख देंगे है ना, तो ये आ जाएगा एस पी आई, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा जो भी आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब आई क्या है, आई है पी बटा एस है ना, आई क्या है, पी बटा एस, ये है आई। ये है आई क्या है, पी बटा एस है ना। अब हमें पता है कि किसी भी ऑर्बिटल में पी प्लस एस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एस, या फिर एस इज इक्वल टू 1 माइनस पी। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू हमने क्या रखा था, cos थीटा इज इक्वल टू रखा था -1 अपॉन आई है ना। तो आई की जगह हम रख देंगे वैल्यू पी पी अपॉन एस, तो ये एस तो ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -s अपॉन पी। अब है ना अगर हम पी की वैल्यू रखते हैं एस अपॉन 1 माइनस एस है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे है ना, ये ऐसे है, अगर इसे रिवर्स कर देंगे, ओके साइन चेंज कर सकते हैं ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन चेंज करने पे वैसे कह सकते हैं कि इसे एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस का 1 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या निकल के आ गया, एस अपॉन एस माइनस 1। ठीक है,
तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, एस अपॉन एस माइनस वन। एक तो ये निकल के आ गया। अगर हम यहाँ पे एस की वैल्यू रखते हैं वन माइनस पी है ना, तो क्या हो गया माइनस वन माइनस पी डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, अब यहाँ पे भी है ना, अगर इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी तो प्लस का हो जाएगा है ना, और वन है ना माइनस का हो जाएगा। अगर इसे ऐसे करेंगे तो माइनस वन प्लस पी डिवाइडेड बाई पी, तो फिर क्या लिख सकते हैं इसे, पी माइनस वन अपॉन पी। तो ये भी क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। तो कोस थीटा के अगर बॉन्ड एंगल दिया हुआ हो, तो बॉन्ड एंगल दिया हुआ हो तो हाइब्रिडाइजेशन जो निकालना है हमें, अगर बॉन्ड एंगल दिया हुआ हो है ना, कोस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस आई, माइनस वन अपॉन आई। आई क्या है यहाँ पे, पी अपॉन एस है। ठीक है, पी अपॉन एस है। तो जो कोस थीटा में, और हमें पता है कि पी प्लस किसी भी ऑर्बिटल में पी प्लस एस का टोटल क्या होता है, वन होता है। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन माइनस पी है ना, ये पी के रेस्पेक्टिव में, और पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन माइनस एस है ना, दोनों बातें ही सही है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन माइनस का है ना पी अपॉन एस, तो ये आ जाएगा माइनस एस अपॉन पी आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे ना पी की वैल्यू रखते हैं, अगर हमें एस के रेस्पेक्टिव में निकालना है, परसेंट एस करेक्टर निकालना है ना, तो माइनस एस अपॉन पी की जगह रखेंगे वन माइनस एस। ठीक है, अब इसे है ना माइनस से और मल्टीप्लाई कर देंगे, एक है ना ऊपर और नीचे, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो वन माइनस एस, तो कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आया, एस अपॉन एस प्लस वन, एस माइनस वन है ना, एस अपॉन एस माइनस वन, ये आ गया कोस थीटा की वैल्यू आ गई, जिसमें ना कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारे पास है ना परसेंट एस करेक्टर आ जाएंगे। अब एक चीज आपने देखी होगी कि है ना आई इज इक्वल टू है ना पी बाई एस क्यों रखा है, आई इज इक्वल टू पी बाई एस क्यों है। अगर एग्जाम्पल लो हम एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं ना, तो पी इज इक्वल टू दो है और एस इज इक्वल टू वन है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ गई यहाँ पे दो आ गई है ना। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस पी आई, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एस पी टू हो जाएगा। तो मतलब ये जो आई है ना, ये क्या है, एस के रेस्पेक्टिव में कितने पी है, बस वही चीज है ये। आई इज इक्वल टू तीन का मतलब क्या हो गया, एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्योंकि आई वहां पे क्या होगा, पी कितना है, पी तीन है और एस क्या है कि एक है, तो आई इज इक्वल टू तीन हो गया। हमें तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन, बस ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना है ना, बॉन्ड एंगल से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे कोस 180 है ना, आई भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन कोस थीटा, तो माइनस वन अपॉन कोस थीटा, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है, तो ये वन आ गया, आई की वैल्यू वन आ गई, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, एस पी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ये है 150 डिग्री है, तो माइनस वन अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो अब माइनस वन अपॉन कोस 150 की वैल्यू अगर निकाल देखें तो कितनी होती है, माइनस रूट तीन बटा दो, तो दो तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, आई की वैल्यू आ गई दो अपॉन रूट थ्री, तो ये एस पी दो अपॉन रूट थ्री इसका आंसर आ गया। अगर है ना परसेंट एस करेक्टर है, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखेंगे तो परसेंट एस करेक्टर और परसेंट पी, 50% एस करेक्टर है, 50% पी करेक्टर है ना, तो ये एस पी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। दूसरे एस पी और इधर दूसरा एस और ऑर्बिटल में भी परसेंट एस करेक्टर 50 है, और है ना परसेंट पी करेक्टर कितना है, 50 है। तो टोटल एस करेक्टर देखा जाए तो कितना हो गया, 100%, और टोटल पी करेक्टर देखा जाए तो 100%। जब एस पी टू की बात करी जाती है तो एक एस पी टू ऑर्बिटल में परसेंट एस करेक्टर होते 33, रिमेनिंग है ना पी करेक्टर 66। दूसरे एस पी टू ऑर्बिटल में भी सिक्स है ना 33 होंगे, रिमेनिंग पी करेक्टर होंगे। तीसरे एस पी टू ऑर्बिटल में भी एस करेक्टर 33% होंगे, रिमेनिंग है ना पी करेक्टर होंगे। तो अगर तीनों जो एस और तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं sp2 ऑर्बिटल से, उसमें s करेक्टर का टोटल देखे तो वो कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। और तीनों p ऑर्बिटल्स में है ना p करेक्टर का टोटल देखे तो वो कितना आ रहा है, 200% आ रहा है।
अगर है ना sp3 में देखें तो एक sp3 में ना परसेंट एस करेक्टर 25%, दूसरे में भी 25%, तीसरे में भी 25% और चौथे में भी 25%। तो चार जो sp3 ऑर्बिटल्स है एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ है ना, चार जो sp3 ऑर्बिटल्स है ना सेंट्रल एटम के चारों ओर, तो उनमें जो परसेंट एस करेक्टर का टोटल क्या आ गया है ना 100% आ गया। और जो परसेंट पी करेक्टर का टोटल कितना है, रिमेनिंग क्या है, सब में 75% है। तो जो टोटल पी करेक्टर का कितना आ गया है ना 300% आ गया। अब जैसे एग्जाम्पल इसको देखने से ही पता चलता है कि है ना अगर ये 100 होगा तो इसके 3 गुना पी ऑर्बिटल्स है, तो ये पी करेक्टर कितने हो जाएंगे 300% हो जाएगा। अब एक जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का, तो जो सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज मेड अप, ये चलो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड आई ट्राइड माई बेस्ट एफर्ट्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द रिमेनिंग जो भी रिलेटेड है इससे वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ है ना कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और क्लास आपको कैसी लगी ये चीज़ भी आप बता सकते हैं, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो चीज़ भी आप बता सकते हैं। आपके जो भी फीडबैक रहेगा उससे कंसिडर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।